गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकैम, वी आर डिस्कसिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर मास्टर कैडर साइंस। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे थे। सेकंड चैप्टर उठाया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज की वीडियो देखने से पहले ना एक बार कल की इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना, क्योंकि आज का लेक्चर तभी समझ आएगा क्योंकि आज मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए ना कल मैंने ट्रिक्स बताई थी कि सीरीज को लर्न कैसे करना है। एक बार प्लीज आप वो गो थ्रू कर लेना। अगर एक बार वो गो थ्रू हो गई ना, देन इट विल बी इजी टू डिस्कस फर्दर। राइट, तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, शायद आज या कल में ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी, तो साथ साथ लिखते जाइएगा, इट विल बी इजी, है ना। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कहते हैं जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डन। अब जो इसमें से स्कैंडियम और जिंक हैं, ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। दे डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डन। क्योंकि स्कैंडियम जो है वो ऑलवेज +3 में रहता है और जिंक जो है वो हमेशा +2 में रहता है। डन। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है भाई, देखो, एक आपका होता है NS शेल, एक होता है N-1 D सब शेल, जिसको आप बोलते हो आपका पेनल्टीमेट शेल। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, दिस इज एनर्जी गैप, ये क्या होता है? मिनिमम होता है जी। इस वजह से इन एलिमेंट्स में क्या होता है, आपका जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते। डन। इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए आगे जो पॉइंट्स बनते हैं डिस्कशन में इसके साथ साथ, कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक कौन कौन सी हैं? मोस्टली +2 शो करते हैं ना। आयरन +2 हो गया, जिंक +2 हो गया, ये। डन। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन शो करता है? एक ही बंदा है भाई, मैंगनीज +7। और यही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कहो देखनी है पूरे डी ब्लॉक में, तो वो ऑस्मियम जी शो करते हैं और वो करते हैं +8। ठीक है जी। अब हो सकता है किसी किसी पॉइंट पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आए। इट कैन शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कब होगा? व्हेन they are capable of forming या bonding with पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अभी ये बताती हूँ आपको होता क्या है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। डन। अब देखो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो अपने पाई स्टार ऑर्बिटल यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से में जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं? दे हैव वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। पता ही है ना, स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। डन। अब इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे। इसमें जो आपके क्रोमियम या ऑस्मियम जो, चलो इसको लिखवा ही देती हूँ, कि जो आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डी ब्लॉक की, जैसे ऑस्मियम O4 में +8 है, KMnO4 में मैंगनीज जो है वो +7 है, Mn2O7 में मैंगनीज +7 है,
सिमिलरली K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 है, क्रोमियम मोस्टली मैक्सिमम +6 शो करता है। डन। K2Cr2O4 में क्रोमियम जो है वो +6 में है। CrF6 में क्रोमियम +6 में है। वेनेडियम V2O5 में वेनेडियम जो है वो +6 में। डन। ये क्लियर है। इसके साथ साथ नोट डाउन कीजिए कि जैसे जैसे यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लेफ्ट से राइट क्या है? सपोज कर लो सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल, कम स्टेबल होती जाती है। ठीक है जी, इतना क्लियर है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। डन। अब इसको डिस्कशन में करने के बाद नेक्स्ट जो आता है प्रॉपर्टी में, दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी। अब आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपका हो गया, कोई भी ले लो, आयरन ले लो, मोलिब्डेनम ले लो या वेनेडियम ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। किस किस प्रोसेस में, एक दो बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि हेबर प्रोसेस आप उठा सकते हैं, N2 + H2 गिव्स 2NH3। इसमें जो कैटलिस्ट डालते हो, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम डाल देते हो। दिस इज कॉल्ड योर हेबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सिमिलरली अगर आप SO2 में O2 डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एंड फॉर्म SO3, wait, टू फॉर्म SO3, तो ये आपका होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेनेडियम आपको पता है अब यहाँ पे क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली C2H4 + H2, ये ना याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। C2H6, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, करेंगे आगे। डन। इसमें निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। अब आपको पता है ये तीनों भी क्या हैं? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना? तो अब ये क्यों, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं शो करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्यों पर, क्यों शो करते हैं? बिकॉज इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज दे शो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उससे क्या होगा? अब आप कोई भी कैटलिस्ट है, अगर वो टू पॉजिटिव, जैसे आयरन यूज करते हैं ना, तो +2 में भी जा सकता है, +3 में भी जा सकता है, मतलब उसके पास दो रास्ते हैं, यानी कि उसके पास ऑल्टरनेट वेज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। आयरन अगर यूज करते हैं, वो कहता है या मैं +2 में कन्वर्ट हो जाऊंगा या +3 में, ऐसे नहीं तो ऐसे ही रिएक्शन आप प्रोसीड करवा सकते हैं। सो बिकॉज दे शो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच provide alternate pathway with low activation energy, इसीलिए जो क्या है, हम यूज करते हैं किसको? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एज कैटलिस्ट। चलें आगे चलें। चलिए, अब क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका रीजन मैंने ऊपर आपको दिया, जरा देख लेना। बिकॉज इनका जो गैप है, एनर्जी गैप, वो मिनिमम होता है। ओके, आगे चलें। चलिए, इसके बाद अगर बात करूं डेंसिटी की, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी पैकिंग कैसी होती है? दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो दे हैव क्लोज
पैकिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जितने ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब पास पास पड़े हैं उसके एटम्स, है ना, एलिमेंट के, और जितने पास पास पड़े हैं इसका मतलब उतनी वो डेंस है ना। एंड एटॉमिक नंबर इज हाई। आपको पता है एस से और पी से इनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, सो मोर डेंसिटी, इनका एटॉमिक नंबर हाई है। जितने ज्यादा हाई है मतलब उतने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं, एटम्स ज्यादा हैं, और एटम क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप इधर सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन इधर मूव कर जाते हो ना, इधर न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है और साइज जो है वो छोटा होने लग जाता है। साइज छोटा होता है यानी कि और क्लोजली पैक्ड जो है वो होने लग जाते हैं, प्रिसाइज होने लग जाते हैं, राइट। इसीलिए क्या है, यहाँ पे क्या देखा जाता है, हाई डेंसिटी देखी जाती है। अगर मैं यहाँ पूरा टेबल बना दूँ इसका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब यहाँ से लेके निकल तक तो आपकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, यानी साइज छोटा होता रहता है। बट यहाँ इस केस में आके जो है वो डेंसिटी कम होने लग जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का इतना इफेक्ट नहीं आता। ओके, जिसको आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में भी काउंट कर लेते हो साइज के फैक्टर में। डन, आगे चलें। इजी, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है साइज की, ऑर्डर ऑफ साइज। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। जनरली हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज करता है, एंड अलोंग द पीरियड जो साइज है वो डिक्रीज करता है। रीजन आप देते हैं दो तरह का, या तो आप कहते हो नंबर ऑफ शेल्स देख लो, या रीजन में आप देते हो दूसरा कि आप फिर आप क्या देख लो, न्यूक्लियर चार्ज देख लो। डन, यही दो बातें करते हो ना, जिसमें आप कहते हो इफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो बिट ऑब्वियस है कि आपका साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज। एंड इफ न्यूक्लियर चार्ज आप कहते हो इंक्रीज करेगा तो बेसिकली आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यही बात होती है। बट इसके केस में क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। इनके केसेस में क्या होता है, आपके पास ये सीरीज होती है 3D, 4D, 5D। जब 3D से 4D में जाते हो यानी डाउन द ग्रुप जाते हो, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये मैं मानती हूँ। बट ना यहाँ पे ध्यान रखना कि 4D और 5D के केस में क्या होता है बच्चे, कि साइज ऑलमोस्ट सेम रहने लग जाता है। अब भाई इसका कारण क्या है, वाई। इसका कारण आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होती है, अब आपको पता है, कल बताया था फिर भी बता देती हूँ यहाँ से रिलेट करके। एक चीज होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं आपको पता है कि भाई आपके पास चार तरह के ऑर्बिटल है, एस, पी, डी और एफ, है ना, जिसमें से एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, फिर पी का सबसे ज्यादा, डी का, फिर एफ का सबसे कम। वीक होता है सबसे ज्यादा किसका, एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट। इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि न्यूक्लियर चार्ज को पकड़ सके, रोक सके, राइट। अब चलो ठीक है जी, मान लिया कि वीक है ये, है ना। तो क्या होता है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F सब शेल, आप अब शील्ड तो कर नहीं पाया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम रहने लग जाता है। ठीक है जी, डन, इतना ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें, स्कैंडियम
टाइटेनियम, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की बात करें, स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हुए तो बिट ऑब्वियस पता ही है, साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये थोड़ा सा बेसिक याद रखना कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होता है, स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हुए साइज छोटा हो जाता है क्योंकि आप ये एक ही फैक्टर लेते हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। डन। बट आयरन से लेके निकल तक जाते हुए साइज जो है वो कांस्टेंट देखा गया है, और कॉपर से जिंक की तरफ जाते हुए साइज जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखा गया है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। डन। यहाँ तक क्लियर है? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज करवाई हैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी, चलो मैं लास्ट में, इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। डन। आगे चले। चल, अब क्वेश्चन कहाँ से आता है वो भी बताऊंगी, बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है ऊपर, जरा एक बार गो थ्रू करना इसको, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, देखना जरा डेंसिटी में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी क्लोज पैकिंग होती है। मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया कि जिनकी पैकिंग क्लोज हो भाई, उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो इनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, दे हैव कैसी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है का क्या मतलब है, अब किसी दो दोस्त हैं, है ना, ए और बी, चलो जी, इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है, बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे कहने से या किसी एक या दो बंदे के कहने से इनकी दोस्ती तो नहीं टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्ती तोड़ने के लिए, आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यानी आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी हाई। एक चीज याद रखना आप यहाँ पे, मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग। और मैक्सिमम डी ब्लॉक में कितने देखे जाते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ कहाँ भाई, 3d4s होता है, 3d में 5 ऑर्बिटल, गिनो भाई पूरे, 4s में एक होता है। अगर यहाँ पे से देखा, यहाँ 5 और ये एक, टोटल 6, क्योंकि आप सबसे पहले निकालते कहाँ से हो इलेक्ट्रॉन, एस में से निकालते हो, 3d में से मत निकालने लग जाना। डन। अब इसके लिए ना एक ग्राफ ड्रॉ करना सिखाती हूँ, इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है जी, चल, ये है आपका ग्राफ, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ग्राफ के पॉइंट्स बनाएंगे, उससे पहले आप ग्राफ देखो। डन। अब ग्राफ के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब आप देखो स्कैंडियम, चलो आ जाओ, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको तो मैंने इतनी बार बोल दिया कि आपको लर्न हो गया होगा कि सचिन तेंदुलकर कितना ज्यादा क्रेजी है, राइट। चलो, दिस इज योर आर्गन 18 3d1 4s2, यही है ना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 3d और 4s की कंफिग्रेशन लिखूंगी। दिस इज 3d2 4s2, 3d3 4s2, इसको ध्यान रखना, दिस इज 3d5 4s1, this is 3d5 4s2, this is 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, exceptional case 3d10 4s2, यही होती। चल,
अब सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किसमें, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें छः, इसमें पाँच, इसमें इसमें छः नहीं है, ध्यान रखना। अब इसमें कितने देख लेना, चार, फिल करके देखना। देखो 1 2 3 4, 3d6, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे, चार। ठीक है, ये थोड़ा सा ना साथ साथ देखते जाना प्लीज। ओके, इसमें कितने, तीन, इसमें कितने, दो, इसमें कितने, एक, और इसमें कितने, जीरो। चले आगे। अब पॉइंट्स देखो, सबसे कम इसमें है, पर यहाँ से शुरू करते हैं, स्कैंडियम से एक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। टाइटेनियम दो है, इसका इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइटेनियम, तीन है, इसका इससे थोड़ा ज्यादा वेनेडियम। इसको देखो, क्रोमियम चार नहीं है, छः है, इसका सबसे ज्यादा, देखो छः ही है ना सबसे मैक्सिमम। मैंगनीज फाइव है, इसका थोड़ा सा कम, फिर डाउनफॉल आ गया। फिर अब देखो, जो है मैंगनीज के बाद फिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डन। अब फिर मैंगनीज के बाद आयरन जो है चार, आयरन में चार, 3d6 4s2, हाँ राइट, ये भी सिखाती हूँ। आयरन, और उसके अगला आता है हमारे पास, उससे फिर कम होना शुरू हो गया, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज निकल, दिस इज कॉपर, एंड लास्टली वी हैड जिंक। ठीक है, ये ग्राफ याद रखना। तो ये जो है, अब जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिंक हैज लीस्ट बॉन्डिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, डन। ये ग्राफ थोड़ा सा याद रखना, मैक्सिमम क्रोमियम क्योंकि +6 शो कर रहा है। ठीक है, पहले एक बार ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, और फिर जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए, अब बात आती है इसी केस में, देखिए जरा, ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दीज आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक है, एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशंस होती हैं, डी से डी में जाएगा, डी डी ट्रांजिशन होने की वजह से कंपाउंड कैसे आते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स। अब इसकी एक एक्सेप्शन ला जाती है, एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में क्या आता है, जिंक, जिंक के पास कोई अनपेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है तो कोई भी कलर नहीं है, क्यों, क्योंकि नो डी डी ट्रांजिशन, नो डी डी ट्रांजिशन एंड नो कलर। चलें आगे। अब कलर कंपाउंड्स हैं तो थोड़े से याद कर लो, Fe2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। इन तीनों भाइयों का कलर कैसा, ग्रीन। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, दोनों भाइयों का कलर कैसा, ब्लू। मैंगनीज 2 पॉजिटिव, बहन का कलर कैसा, पिंक। क्यों बहन का भाई, क्योंकि पिंक पसंद है। एक अकेला 3 पॉजिटिव वाला भाई है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये लर्न कर लेना थोड़ा सा। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके पास आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी यानी थिन शीट्स बनानी है, तो दे आर, यस दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मान के चलो, डन। इसके अलावा एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयज बनाते हैं, यस दे फॉर्म एलॉय। ठीक है, एलॉय होते क्या हैं, होमोजीनियस
मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो और मोर मेटल्स को कंबाइन कर दो, अलॉयज बन जाते हैं। डन, इतना क्लियर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गई है? चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट बता रही हूँ, उससे पहले एक चीज बता देती हूँ, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? इसको बताने से पहले ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो आगे चले, देखिए जरा। कहता है ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक के, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ऐसा क्यों? देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं कि जब जो मेटल्स हैं उनके बीच में जो वेकेंट स्पेसेस आ जाती हैं, है ना, ये वाली जो वेकेंट स्पेसेस आ जाती हैं, ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं, ये दो तरह के जो हैं आपको एटम्स, कौन से? जिनका एक तो साइज स्मॉल हो और दूसरे नॉन मेटेलिक हो, जैसे कि आपका बोरोन, कार्बन। ये जो है ये स्पेसेस कौन कवर कर लेता है? ये कवर कर लेते हैं। अब देखो, ये दोनों मेटल थे, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी थी? मेटेलिक। अब बीच में कौन आ गया? कौन आ गया? स्मॉल साइज का नॉन मेटेलिक। तो अब जो मेटेलिक बॉन्डिंग थी, वो मैंने आपको बोला कौन सी बॉन्डिंग है? स्ट्रॉन्ग। पर अब ये बॉन्डिंग मेटेलिक नहीं रही, ये कौन सी बन गई? डाइपोल डाइपोल या फिर वेंडरवॉल। आपको पता है ये दोनों जो हैं ये कैसी हैं? वीक। ठीक है, अब बॉन्डिंग कैसी होनी शुरू हो गई? वीक। पहले मेटालिक कंपाउंड्स क्या कौन से होते हैं? इसमें परफेक्टली मेटालिक जो है आपके पास एटम्स पड़े हों, ठीक है, उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। बट जैसे ही जो उनके बीच की स्पेसेस है वो स्मॉल साइज के एटम्स जो कैसे हों? नॉन मेटालिक हों, कवर कर लें, जैसे कि बोरोन और कार्बन उनके बीच में आ गए, तो बॉन्डिंग क्या है? डिस्टर्ब होने लग जाएगी, है ना? तो इसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे साथ में, सो इट विल बी इजी कि interstitial compounds, they are metals ही होते हैं, बट विद क्या होती है इनके बीच में? वेकेंट साइड्स होती हैं बिटवीन द लेटिस। ठीक है जी, आगे। अब मैंने आपको बताया कि दे आर मोर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। और ये जो साइट है ये कौन ऑक्यूपाई करता है? साइट्स आर occupied by small non-transition elements। ठीक है, अब फोर्सेस कैसी होती हैं इनके बीच में? फोर्सेस कौन सी हुई इनमें? वेंडरवॉल और डाइपोल डाइपोल। ठीक है जी, जिसको विच इज वीकर देन मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई, जैसे ही अच्छा वाला मेटल पड़ा हुआ था, मेटालिक बॉन्डिंग थी, अब बॉन्डिंग वीक होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि दिस दीज रिजल्ट्स इन, जैसे उसके बीच में वो साइड्स के बीच में नॉन मेटालिक से एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं वो आ गए, छोटे छोटे स्मॉल साइज के, इट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस क्रिएट कर दिया और स्ट्रेन क्रिएट कर दिया टू लेटिस। अब ये क्रिएट हो तो गया, मैंने आपको बोला बॉन्डिंग पहले स्ट्रॉन्ग थी, मेल्टिंग पॉइंट हाई था, बॉइलिंग पॉइंट हाई था, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी। बट अब जब साइड्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिन्होंने बॉन्डिंग को वीक किया, क्या करेंगे? इट विल अफेक्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ब्रिटल हो जाना, ठीक है, सॉफ्ट हो जाना। बट एक चीज ध्यान रखना, ये मत भूलना, इनके आने से कोई फर्क नहीं है। क्यों? किस चीज में फर्क नहीं है? इनकी लैटिस के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। क्यों?
क्योंकि रेशो जो है, स्टोइकियोमेट्री जो है, रेशो रिमेन होल नंबर। डन। जैसे 2:1 हो गया या 3:2 हो गया, रहेगी रेशो वही। डन। बट एक चीज ध्यान रखना, इफ इन साइड्स के बीच में अगर H2 गैस ऑक्यूपाई हो जाए, इनके बीच में कौन ऑक्यूपाई हो जाए, H2 गैस ऑक्यूपाई द वेकेंट साइट, सबसे छोटा एलिमेंट है हमारा, ठीक है, तो इसको बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज ओकल्जन, ओक्लूजन। क्या बोलते हो इसे, ऑक्लूजन। डन, इसे बोला जाता है ऑक्लूजन। ओके, ये आई होप आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, एक आधा क्वेश्चन है इसके साथ का, वो अभी बता देती हूँ आपको। रेस्ट बस हम K2Cr2O7 एंड KMnO4 वी आर लेफ्ट विद, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखते जाओ इसका साथ साथ एक दो। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम रेडियाई। कौन किसका सेम रेडियाई होगा, जो 4f और सॉरी 4d और जो 4D और 5D का होगा, 3D और 4D में तो गैप आ जाता है, साइज बढ़ जाता है। जो इनके एलिमेंट्स होंगे उनका साइज देखना, ठीक है जी। चलो देखते हैं। जिरकोनियम है एंड टेंटलम है, टाइटेनियम है एंड जिरकोनियम है, जिरकोनियम है, नोबिडियम है एंड डी जिरकोनियम है एंड हॉफनियम है। देखो सीधा सीधा एक जवाब, 3D का कोई एलिमेंट नहीं लेना, चलो नहीं लेते। यहाँ पे 3D का एक एलिमेंट आ गया, क्रॉस कर दो, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब बनाओ भाई सीरीज, अब काम आपका बढ़ गया। जिन्होंने अब नहीं ना देखी वीडियो कल वाली, एक बार देख लेना। स्काई ला, दिस इज 3D 4D 5D, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, पूरा कर लो भैया इसको, जिंक। चलो स्काइला, तिजोरी, हाफ। डन, यही होता है। और कर्मो वाली, मन टक रे, फेरूस, निकल प्लेडियम प्लेटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मरकरी। और क्या होता है, ये वाला पूरा करेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं आप, कोराइर। और इसको कैसे पढ़ते हैं, विनभता। चलो अब देखो ध्यान से, 3D का तो कोई लेना नहीं था, चलो कैंसिल कर दिया। जिर पहली ऑप्शन आती है जिरकोनियम एंड टेंटलम, जिरकोनियम एंड टेंटलम ढूंढो, जिरकोनियम एंड टेंटलम। चलो नेक्स्ट इज जिरकोनियम एंड नोबिडियम, इस तरफ जाना नहीं है क्योंकि ये तो 4D का ही हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है जिरकोनियम एंड हॉफनियम। अब देखो जब आप इधर से इसको इधर भेज रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो बट आपको कैसा रेडियस चाहिए, सेम रेडियस चाहिए। अगर इधर से इधर जा रहे हो, यानी इसमें भी तो इधर से इधर जाना ही पड़ेगा, तो डिक्रीज होगा। बट यहाँ से यहाँ आ रहे हो, सेम साइड पे आ रहे हो, तो आंसर क्या बनेगा, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। डन। इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट कल करवाऊंगी आपको, अभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, फिर कहते हैं कि मैम आपने क्वेश्चंस नहीं करवाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन देखिए, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। चलो इसको देखो, क्रोमियम आपको पता है 3D6 सॉरी 3D5 4S1, दो निकालने हैं, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, अनपेयर्ड कितने बचे, 4। चलो मैंगनीज 3D4S2, 3D यहाँ से देखते जाओ ना,
5 नंबर पे 3d5, 2 निकालने हैं, यहाँ से चले जाएंगे 5। आयरन 3d6 4s2, 2 निकालने हैं, यहाँ से जाएंगे 4। कोबाल्ट, कोबाल्ट का नंबर कितना होता है देखो 27, 27 में 3d7 4s2, 2 निकालने हैं, यहाँ से जाएंगे 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, मैंगनीज में है, ठीक है। चलो 2 आएंगे शायद इसके, देख लेना। डन, चले आगे। कोबाल्ट इज 3d8 सॉरी, ठीक है। इफ 3d8 देन 2, अदरवाइज 3d7 है तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, पर आंसर नहीं आएगा ये। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो आपका आता है इसको छोड़ो, ये तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप मैग्नेटिक मूवमेंट पे करना, ये ट्राई कर लेना, ये बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटोन। n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एलिमेंट, आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, दी हुई है 4.94 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। ध्यान रखना कोई आपने लॉजिक नहीं लगाना, यहाँ सिर्फ इतना याद रखो कि ये जितना नंबर आगे है ना उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना मैग्नेटिक मोमेंट का नंबर आगे वाला है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आंखें बंद करके आंसर लगाओ 4, ठीक है जी। अब आप यहाँ से देख सकते हो, उल्टा भी पूछ सकता है, इसका उल्टा भी बता देती हूँ। कहता है कोई भी एलिमेंट है, एन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज has magnetic moment of 3.43 Bohr magneton. Identify element. ऑप्शन में दे रहा है आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। करना कुछ नहीं है, जिसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए ना बस वही आंसर है। फाइंड आउट कर लो, आंसर विल फाइंड आउट टू बी क्रोमियम। पता लग जाएगा कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास, बाकी में नहीं आएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। बस कल का और लेक्चर है, फिर ये डी ब्लॉक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड कमेंट